हेलो क्लास 5। आई एम योर टीचर। आज मैं आप लोगों को साइंस चैप्टर सॉइल जो कि ऑनलाइन इवैल्यूएशन 2 में आने वाला है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। और उसके क्वेश्चन आंसर जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, मैं उनके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चैप्टर सॉइल साइंस में हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस भी सेंड कर दूंगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। हैप्पी ऑनलाइन टीचिंग एंड हैप्पी ऑनलाइन लर्निंग। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं चैप्टर सॉइल स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि चैप्टर 7 है आपकी साइंस बुक में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले इस चैप्टर में सॉइल की डेफिनेशन दी हुई है। क्या डेफिनेशन दी हुई है? Soil is defined as the uppermost layer of the earth's crust in which plants grow. Soil जो है अर्थ के क्रस्ट का, अर्थ के सरफेस का जो अपर सबसे ऊपरी जो लेयर होता है, अर्थ के सरफेस का सबसे ऊपरी लेयर, उसे हम क्या कहते हैं? सॉइल। जहाँ पर प्लांट्स ग्रो करते हैं। जैसे ये अर्थ का सरफेस है, इसका जो ऊपर का जो लेयर है, जहाँ जिसे सॉइल कहते हैं, जहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल टू अस। नेचुरल रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, जैसे एयर है, वाटर है, उसी तरह से सॉइल भी एक तरह का नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि प्लांट्स ग्रो करते हैं और प्लांट से ही सारा फूड हमें मिलता है। प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो। प्लांट्स को ग्रोथ के लिए सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। बिना सॉइल के प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते। क्यों? कैसे ज़रूरत पड़ती है? जो सॉइल है, इट होल्ड्स द रूट्स ऑफ द प्लांट्स फर्मली। जो सॉइल है वो क्या करते हैं? प्लांट के जड़ों को, प्लांट के रूट्स को कस के पकड़ के रखते हैं। एंड प्रोवाइड्स वाटर एंड अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू हेल्प देम प्रिपेयर फूड। साथ ही साथ सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं ज़रूरत के, और सॉइल वाटर, ये दोनों चीज़, न्यूट्रिएंट्स और वाटर, दोनों प्लांट्स को प्रोवाइड करता है, जिससे कि प्लांट्स फूड मैन्युफैक्चर करता है। विदाउट सॉइल, सॉइल के बिना देयर वुड बी नो प्लांट्स ऑन आवर प्लैनेट। हमारे प्लैनेट यानी अर्थ में सॉइल के बिना कोई प्लांट्स नहीं हो सकता है। बिसाइड्स दिस, सॉइल इज़ अ होम टू मेनी इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा सॉइल जो है घर है बहुत सारे कीड़ों मकोड़ों का और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज का। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सॉइल। अभी जो मिट्टी है, जो सॉइल है, ये मेनली 3 तरह के होते हैं। एक है सैंडी सॉइल, दूसरा है क्लेई सॉइल, तीसरा है लोम। तो सैंडी सॉइल के बारे में जान लेते हैं। सैंडी सॉइल डज नॉट होल्ड मॉइस्चर। सैंडी सॉइल, आप लोग सैंड जानते हो, बालू जानते हो, वो पानी जो होता है, मॉइस्चर जो होता है, वो उसको होल्ड नहीं कर सकता है। दस विथ वाटर ऑल अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो फ्लो अवे। तो इस मिट्टी में पानी जाने से ही इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी बह जाते हैं। ड्यू टू दिस इट नीड्स रेगुलर एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर। इसलिए सैंडी सॉयल में हमेशा रेगुलर इंटरवल पे फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये वाटर जब होल्ड नहीं कर पाता है तो बाकी के न्यूट्रिएंट्स भी उसके साथ बह जाते हैं। ठीक है। फिर आते हैं दूसरे टाइप ऑफ सॉयल में, जिसका नाम है क्लेई सॉयल। क्ले सॉयल इज यूजुअली रिच इन न्यूट्रिएंट्स। क्ले सॉयल में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ है? जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, प्लांट्स के फूड मैन्युफैक्चर के लिए ज़रूरी है। हम लोग को भी न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत पड़ता है हमारे ग्रोथ के लिए। तो क्ले सॉयल इज़ यूजुअली रिच इन न्यूट्रिएंट्स बिकॉज इट कैन होल्ड मॉइस्चर। तो इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्योंकि ये मॉइस्चर होल्ड कर सकता है। सैंडी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं क्योंकि ये मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकता है। बट इट फॉर्म्स हार्ड लम्प्स व्हेन वेट। लेकिन ये क्ले सॉइल, जब इसके अंदर वाटर जाता है तो ये हार्ड लम्प, पत्थर की तरह लगभग हो जाता है। बहुत जैसे कोई मिट्टी है, उसका हम एक साथ एक इकट्ठा कर देते हैं, एक गोले की तरह हो जाता है। इट ऑल्सो डेवलप्स क्रैक्स इन हॉट वेदर।
उस मिट्टी के ढेले में क्रैक भी हो जाता है, कॉजिंग हार्म टू द रूट्स ऑफ द प्लांट। इसके वजह से प्लांट के रूट्स को नुकसान होता है। तो ये सॉइल में न्यूट्रिएंट्स तो हैं, लेकिन ये हार्ड लंप हो जाता है, क्रैक हो जाता है हॉट वेदर में। अब जो लोम है, इट कैन होल्ड मॉइस्चर एंड इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर भी देखो वही चीज़ है, न्यूट्रिएंट्स में रिच है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी हैं, मॉइस्चर भी होल्ड कर सकता है क्ले सॉइल की तरह। लेकिन इट हैज़ गुड क्वालिटीज़ ऑफ बोथ सैंडी एंड क्ले। इसके अंदर इन दोनों का प्रॉपर्टी है, इनकी अच्छाइयाँ हैं इसके अंदर, दोनों का गुड क्वालिटीज़ इसके अंदर है। इसीलिए दिस सॉइल इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर प्लांट ग्रोथ। तो प्लांट ग्रोथ के लिए लोम जो है वो सॉइल बेस्ट है। ये जो है मॉइस्चर होल्ड करता है, न्यूट्रिएंट भी इसीलिए रिच होता है इसके अंदर, लेकिन क्रैक डेवलप कर जाता है। ये न्यूट्रिएंट्स होल्ड कर ही नहीं पाता क्योंकि मॉइस्चर नहीं होल्ड कर पाता है। लेकिन इसके अंदर ये दोनों चीज़ है, मॉइस्चर भी है, रिच भी है। ये तो इसके अंदर भी था, लेकिन ये लंप बन जाता है, क्रैक कर जाता है। इसके अंदर वैसा नहीं है, इसलिए लोम जो है वो प्लांट ग्रोथ के लिए बेस्ट है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं सॉइल फॉर्मेशन की तरफ। ठीक है, तो सॉइल फॉर्मेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। सॉइल फॉर्मेशन क्या है? तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल कैसे बनता है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज़ अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। मिट्टी का बनना बहुत ही धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस है। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड, वाटर, टेम्परेचर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब रॉक्स, जो कि इसके पहले मैंने चैप्टर में पढ़ाया था रॉक्स के बारे में, सेडिमेंट्री, ईग्नीयस, मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो वो सब रॉक्स जब टूटते हैं, कैसे टूटते हैं? जोर से हवा बहती है, पानी के बहाव से, ज़्यादा गर्मी पड़ने से, और कीड़े मकोड़े, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर एक्ट करके उसको ब्रेक करते हैं। तो वो रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े एक साथ जमा होते जाते हैं और वो पिसते चले जाते हैं, उससे मिट्टी में मिलते चले जाते हैं और मिट्टी बन जाती है, सॉइल बन जाता है। तो ये जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स है उसे क्या कहते हैं हम? वेदरिंग कहते हैं। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ कांस्टेंट वेदरिंग टू फॉर्म अ लेयर ऑफ सॉइल। मिट्टी का एक लेयर बनने में लगभग हजारों साल लग जाते हैं। और वो वेदरिंग कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट वेदरिंग होना चाहिए, लगातार होते रहना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग सॉइल के कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्पोजिशन मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ होता है मिट्टी में। सॉइल कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। सॉइल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। दीज इंक्लूड सॉइल पार्टिकल्स, जैसे कि ग्रेवल, सैंड, क्ले, ये सब सॉइल पार्टिकल्स हैं। ह्यूमस, कोई भी डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स या एनिमल्स होता है तो ह्यूमस में बदल जाता है। मिनरल्स होते हैं, वाटर मॉइस्चर होते हैं, और एयर होता है। आगे बढ़ते हैं। वेरियस Various organisms like earthworms, snails, insects, other microorganisms like bacteria and fungi are also found in soil। जैसे कि बताया था कि मिट्टी इन लोगों का घर भी है, यहाँ पर मैंने बताया था। Soil is a home to many insects and microorganisms। तो ये सब उसके अंदर मिलते भी हैं। अब आगे है, among these earthworms are very helpful to the soil। इनमें से जो केंचुए होते हैं, अर्थवर्म्स होते हैं, वो सॉइल में काफ़ी हेल्पफुल है। दे बरी इन सॉइल, टर्न इट एंड सो मेक इट लूज। वो मिट्टी को लूज कर देते हैं, ढीला कर देते हैं। नॉट ओनली दिस, देयर मूवमेंट हेल्प्स टू ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स। और उनके मूवमेंट से न्यूट्रिएंट्स जो है वो इधर उधर मूव कर पाते हैं। दिस इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड हेल्प्स इन प्लांट ग्रोथ। ये सॉइल के फर्टिलिटी मतलब उसके पैदावार की क्षमता को, पैदावार, फसल के पैदावार की कैपेसिटी को बढ़ाता है और प्लांट के ग्रोथ में हेल्प भी करता है। ड्यू टू दिस रीज़न जो केचुए होते हैं, जो अर्थवर्म्स होते हैं, उन्हें हम फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं। Besides this, microorganisms like bacteria and fungi also help in complete breakdown of dead plants and animals। इसके अलावा ये सब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया और फंगाई, ये जो प्लांट डेथ कर जाते हैं, जो एनिमल्स डेथ कर जाते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। दिस प्रोसेस रिलीजेज मिनरल्स बैक टू द सॉइल, thus enhancing its fertility।
तो इस जब वो किसी डेड प्लांट या एनिमल के बॉडी को सड़ा गला करके मिट्टी में मिला देते हैं बैक्टीरिया और फंगाई, इससे मिट्टी में उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि सारे मिनरल्स मिट्टी में वापस आ जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉयल इरोजन के बारे में। सॉयल इरोजन क्या होता है? जो सॉयल का अपर लेयर होता है वो फर्टाइल होता है। उस फर्टाइल मतलब प्लांट के ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करता है। उस सॉयल की फर्टिलिटी होती है उसमें, क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, ह्यूमस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो सॉयल का अपर लेयर जब हट जाता है, इसको हम लोग कहते हैं सॉयल इरोजन। तो कैसे हटता है, एक्सक्यूज मी, कैसे हटता है? ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर जैसे कि लाइक स्ट्रॉन्ग विंड, तेजी से हवा बहना, बारिश, रनिंग वाटर, जोर से पानी का बहना, जो टॉप लेयर ऑफ सॉयल है वो उड़ जाता है या पानी से बह जाता है, वॉस्ट अवे। दिस रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल सॉयल, सॉयल का जो टॉप लेयर है जो कि फर्टाइल होता है उसका हट जाना बाय विंड, वाटर या अदर फैक्टर्स इज नोन एज सॉयल इरोजन। जैसा कि मैंने बताया कि सॉयल का जो टॉप लेयर होता है, फर्स्ट लेयर होता है, वो फर्टाइल होता है क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स होते हैं। और उस लेयर का हट जाना, जोर से हवा बहने से, बारिश होने से, या नदी में बाढ़ आ गया जिसकी वजह से आसपास का जो ज़मीन का जो फर्स्ट लेयर था, मिट्टी का जो फर्स्ट लेयर था, वो बाढ़ में बह के चला गया। तो सॉइल इरोजन से क्या होता है? मिट्टी की फर्टिलिटी चली जाती है, लॉस हो जाती है। उससे वो लैंड अनसूटेबल हो जाता है फार्मिंग के लिए, वहाँ पे और खेती नहीं कर सकते हैं। This affects the flood, this affects the food availability in that particular region, in that particular area। इसकी वजह से उस एरिया में फूड की कमी हो जाती है, फूड अवेलेबिलिटी को उसका इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ पे ये जो फैक्टर्स थे, विंड, रेन और रनिंग वाटर, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सम फैक्टर्स लीडिंग टू सॉइल इरोजन, कुछ फैक्टर जो कि सॉइल इरोजन जिनकी वजह से होता है। तो पहला है विंड। ड्यू टू विंड अ लॉट ऑफ टॉप सॉइल इज ब्लोन अवे। जब जोरों से आंधी तूफान हवा बहता है तो टॉप सॉइल उड़ जाता है, स्पेशली इन डेजर्ट एरियाज। स्ट्रॉन्ग winds कैरी अ लॉट ऑफ सैंड with them and deposit them in form of sand dunes on the fertile layer of the land। तो ज़्यादातर जो डेजर्ट एरियाज है, रेगिस्तान वाली जो ज़मीन है, रेगिस्तान वाले जो इलाके हैं, वहाँ पर तो तूफान होता है बालू का। तो बालू का तूफान क्या करता है, वो उड़ के एक जगह जाके सैंड ड्यून्स बना देता है। सैंड ड्यून्स आप लोग जानते ही हैं। तो वो सैंड ड्यून्स क्या होता है, उस लैंड जहाँ पे बनता है वहाँ के फर्टाइल लेयर के ऊपर फॉर्म हो जाता है। इसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी चली जाती है। अब हम लोग जानेंगे दूसरा फैक्टर जो कि वाटर है। वाटर कॉजेज सॉइल इरोजन इन टू वेज, ड्यू टू रेन, ड्यू टू रनिंग वाटर बॉडीज। तो पानी से दो तरह का इरोजन, दो तरह से इरोजन हो सकता है। बारिश में पानी, मिट्टी का टॉप लेयर बह के चला गया, या फ्लड आ गया। हेवी रेनफॉल, टॉप्स जो लेयर है उसको रिमूव कर देगा। ऐसा ज़्यादातर हिली रीजन में होता है। वाटर जो है काफ़ी स्पीड से बारिश में बहता है और हिली रीजन के टॉप जो फर्स्ट लेयर है उसको, टॉप्स लेयर को बहा के लेके चला जाता है। और मूविंग वाटर लाइक अ रिवर फ्लोइंग डाउन हिल ऑल्सो वॉशेस अवे। मिट्टी जब हिल से किसी पहाड़ से जब रिवर का पानी उतरता है तो उसके मिट्टी को बहाते हुए लेके चला जाता है, टॉप सॉइल बहते हुए चला जाता है। फिर डिफ्रॉस्टेशन है। डिफ्रॉस्टेशन मतलब जब हम एक साथ बहुत सारे पेड़ों को काटते, तो एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज और डिफ्रॉस्टेशन, बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटना एक साथ, उसको डिफ्रॉस्टेशन कहते हैं। ये भी मेन रीज़न है। पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी को, उनकी जो जड़ें होती हैं मिट्टी को बाइंड करके रखते हैं, एक साथ जोड़ के रखते हैं। तो बारिश से भी या फ्लड से भी पूरा मिट्टी नहीं बह पाता, लेकिन अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मिट्टी को टाइटली हेल्ड नहीं कर पाएंगे। द रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स फर्मली। तो पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो सॉइल पार्टिकल्स को कस के पकड़ के होती हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज सॉइल इन दैट एरिया बिकम्स क्वाइट लूज। तो पेड़ नहीं होने से उस एरिया की जो सॉइल होती है वो लूज हो जाती है एंड कैन ईजिली बी टेकन बाय विंड और वाटर। समझ में आया? तो आसानी से वो हवा से या पानी में बह जाते हैं। अदर कॉजेज भी है सॉइल इरोजन का। जब शीप या कैटल, ये सब जो ग्रेजिंग करने वाले एनिमल्स हैं, जो कि घास को चरते हैं, घास खाते हैं, तो जब ये सब एनिमल्स जो है किसी एरिया में जा कर के ज़्यादा ग्रेज कर जाते हैं, मिट्टी से घास उखाड़ उखाड़ के खाते हैं जब,
जब वो ग्रास जब उखाड़ते हैं तो उसके साथ मिट्टी भी लूज हो जाती है। तो ओवर ग्रेजिंग से भी होता है सॉइल इरोजन। या पुअर फार्मिंग मेथड्स, ठीक तरह से फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, खेती नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। नेचुरल कॉजेज भी, ये सब तो मैनमेड है। नेचुरल कॉजेज भी है, जैसे कि फॉरेस्ट फायर्स है। ये रेनफॉल जो था वो नेचुरल था, और यहाँ से डिफोरेस्टेशन क्या है, मैन मेड है। ठीक है। तो नेचुरल कॉजेज में फॉरेस्ट फायर भी है, जो जंगल में आग लगना, ये इससे भी प्लांट जो है जहर खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, सॉइल इरोजन हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि सॉइल इरोजन तो हो रहा है, अब सॉइल को हम कंजर्व कैसे करें, बचाए कैसे, सॉइल इरोजन होने से रोके कैसे। द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल एंड इट्स प्रिवेंशन अगेंस्ट इरोजन इज नोन एज सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल को प्रोटेक्ट करना, बचाना, और सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करना, रोक पाना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। तो बहुत सारा तरीका है सॉइल को कंजर्व करने का। तो फॉलोइंग आर द वेरियस वेज बाय विच सॉइल कंजर्वेशन कैन बी डन। पहला, पेड़ लगाइए। ये सबसे सस्ता तरीका है सॉइल कंजर्वेशन करने का, सॉइल को इरोड होने से बचाने का, क्योंकि रूट्स जो है तो फॉर्मली होल्ड करके रखते हैं, जैसा कि पीछे मैंने डिस्कस किया। दूसरा तरीका, टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग जानते हैं आप लोग, हिली एरियाज में होता है, स्पेशली इन हिली एरियाज। इन दिस, इसमें होता क्या है, अ लैंड मास इज गिवन स्टेप्ड अपीयरेंस। जैसे सीढ़ी होती है, सीढ़ी की तरह स्टेप बाय स्टेप फार्मिंग होता है। इससे क्या होता है, वॉशिंग डाउन ऑफ सॉइल धीमा पड़ जाता है। तीसरा, द इरोजन ऑफ सॉइल अलोंग द रिवर बैंक्स कैन बी प्रिवेंटेड टू सम एक्सटेंट बाय बिल्डिंग डैम्स। रिवर के आसपास डैम बनाने से रिवर का पानी फ्लड के रूप में नहीं आएगा, फ्लड का पानी पहुंच नहीं पाएगा, जिससे कि सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। फिर फोर्थ क्या है, cattle graze on grass and small plants which cover a piece of land. Thus, they expose the top layer and make it prone to erosion. Therefore, grazing should be allowed only in some particular area specially meant for it. तो जो कैटल जो ग्रेजिंग है उसको सिर्फ एक एरिया तक ही लिमिटेड रखना चाहिए। इससे हम लोग ग्रेजिंग से होने वाले सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। आंसर सर मैं सेंड करूँगा इमेज के फॉर्म में। टिटेनस क्या है, टिटेनस एक डिजीज़ है। टिटेनस जिसको कि लॉक जॉ भी कहते हैं, लॉक जॉ एक इन्फेक्शन है दैट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम एंड लीड्स टू सेवियर स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी। बॉडी क्या होता है, हार्ड हो जाता है, स्टिफ हो जाता है। इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। टिटेनस अकर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट्स स्पोर्स आर फाउंड इन द एनवायरनमेंट। इसके जो स्पोर्स हैं, जो बैक्टीरिया में, वो एनवायरनमेंट में मिलते हैं, मिट्टी में मिलते हैं, डस्ट में मिलते हैं, और एनिमल वेस्ट में मिलते हैं। टिटेनस इन्फेक्शन के बारे में जान लेते हैं। The spores of tetanus bacterium enter a human body through an open cut or wound। जब चोट लग जाता है, ओपन होता है, कोई घाव होता है, अगर ओपन होता है, उसमें क्या होता है, ये सॉयल डस्ट या एनिमल वेस्ट से निकलने वाले बैक्टीरिया उस कट के ऊपर, उस चोट के ऊपर अटैक कर देते हैं। अपॉन देयर एंट्री दे प्रोड्यूस अ पावरफुल नर्व पॉइजन। और जैसे ही वो बैक्टीरिया टिटनेस का जब एंट्री करता है हमारे बॉडी में, तो पॉइजन, जहर क्रिएट करता है। दिस पॉइजन स्प्रेड्स इनसाइड द बॉडी स्पेशली इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड कॉजेज पैरालिसिस। और ये पॉइजन क्या होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ तक पहुँच जाता है और हमें पैरालाइज कर देता है। हमारा जिस तरफ भी जाएगा हमारा बॉडी काम नहीं करेगा, बॉडी एकदम स्टिफ हो जाएगा, मसल्स एकदम कड़े हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द सिम्टम्स ऑफ टिटनेस स्टार्ट अपीयरिंग आफ्टर 10 to 12 डे। 10 से 12 दिन के बाद टिटनेस का सिम्टम हमें दिखना चालू हो जाता है। शुरू में क्या होगा, सर दर्द होगा, हेडेक होगा, मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमारा जॉ है, जो हमारा जबड़ा है मुंह का, वो कड़ा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। अगर इसको अगर टाइम पे क्योर नहीं किया जाए, ठीक नहीं किया जाए, तो इंसान का डेथ भी हो सकता है। तो पैरालिसिस क्या है, एक तरह का लॉस ऑफ एबिलिटी टू मूव अ बॉडी पार्ट और लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर अ रीजन ऑफ द बॉडी। बॉडी का कोई एक हिस्सा या पूरा बॉडी जहाँ पर हम कुछ फील नहीं कर पाए, ना बॉडी उस पार्ट को मूव कर पाए। कैसे करके टिटनेस को रोक सकते हैं, तो देखो यहाँ पे प्रोसेस बताया हुआ है।
चिल्ड्रेन आर यूजुअली गिवन प्रिवेंशन फ्रॉम टिटनेस बाय अ वैक्सीन कॉल्ड डीपीटी। डीपीटी नाम का एक वैक्सीन है, एक दवा है। जैसे पोलियो का ड्रॉप होता है वैसे ही टिटनेस का भी इंजेक्शन दिया जाता है बच्चों को छोटे में ही। ठीक है, इट इज़ एन इफेक्टिव वैक्सीन एंड प्रोवाइड प्रिवेंशन अगेंस्ट टिटनेस। Tetanus can also be avoided by proper cleaning of cuts and wounds with an antiseptic solution and by taking antibiotics. टिटनेस को अगर मान लो किसी को चोट लग गया है, किसी को कोई घाव है, उसको हम रोक सकते हैं उसको अगर हम अच्छे से एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वॉश करें और एंटीबायोटिक्स दवा यानी दवा लें। इंजेक्शन ऑफ टिटनेस लेते हैं हम लोग जब किसी चीज़ से चोट लग जाता है, तो हम लोग को सब कहते हैं ना टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो, तो इसीलिए ही कहते हैं, ये एक तरह का वैक्सीन हुआ। तो एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस विच आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग और इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। तो एंटीबायोटिक जो है एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है, एक दवा है जो खा लेने से हमारे बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया या टिटनेस का बैक्टीरिया उसको वो ख़त्म कर देता है। ठीक है, ये चैप्टर इस तरह से ख़त्म हो गया है। हेलो क्लास 5, मैंने सॉइल चैप्टर आप लोगों को एक्सप्लेन किया और एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को समझ भी आया होगा। और मैं इस चैप्टर का जो सॉल्यूशन है, जो एमसीक्यूज़ का ऑब्जेक्टिव का, उसको इमेज फॉर्म में ऐप में जल्द ही अपलोड कर दे रहा हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़िए और ऑनलाइन इवैल्यूएशन 2 में अच्छे से मार्क्स स्कोर करिए। गुड लक, थैंक यू।